तमिलनाडु सरकार ने मार्च के महीने में तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए अफ्रीका, यूरोप और एशिया देशों के कुल 129 विदेशी नागरिकों को एक केंद्रीय जेल में रखा है। उनके परिजनों के अनुसार उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार हो रहा है। कई वकीलों का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी है। द वायर के लिए सुकन्या शांता ने एक रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, इसका कानूनी पक्ष क्या है, वकील क्या कहते हैं और आखिर क्यों कोविड-19 के दौर में डिटेंशन कैंप में रहने को मजबूर हैं 129 विदेशी नागरिक। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में 25 वर्षीय मुख्तार और उनकी पत्नी फेद्या इथियोपिया से भारत आए थे, नई दिल्ली आए थे। दोनों ने निज़ामुद्दीन मरकज़ में ऑर्गेनाइज तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बनाई थी और उसके बाद उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो तमिलनाडु जाने वाले थे और उसके बाद मार्च के आखिर हफ्ते में वापस अपने घर इथियोपिया। मुख्तार जो हैं वो तीसरी बार भारत आए थे, लेकिन फेद्या का ये पहली बार वो भारत आई थी और इस चीज़ को लेकर के वो और भी नर्वस थी कि अपने 3 साल के बच्चे को अपने घर छोड़कर आई थी दादा दादी के पास देखभाल के लिए। लेकिन किसे पता था कि ये जो ट्रिप है उनकी, वो अचानक से उनकी ज़िंदगी बदल देगी, उनके लिए इतनी बड़ी परेशानियां सामने ला के खड़ी कर देगी। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। बाद में कोरोना फैलाने को लेकर के तबलीगी जमात पर तरह तरह के आरोप लगने लगे, जिसके बाद इन दोनों को भी जेल में डाल दिया गया। मुख्तार और फेद्या उन 129 विदेशी नागरिकों में से हैं जिन्हें ज़बरदस्ती डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ये लोग एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों से हैं और आपको ये भी बता दें, इन्हें सबसे पहले चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल में रखा गया था। इसके कुछ हफ्तों बाद इन्हें सैदापेट की जेल में रखा गया और फिर बोरिस्टल स्कूल में रखा गया, जिसे जल्दबाजी में डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है। वहीं इथियोपिया के आदिस अबाबा में जो मुख्तार का परिवार है वो बेहद परेशान है और हर ज़रिए से इन दोनों के बारे में जानकारी पता लगाने की कोशिश कर रहा है। मुख्तार की बहन जो है फौजिया, वो कहती हैं कि हमें उनकी आवाज़ सुने ही 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ये भी बताती हैं वो वायर से कि उन्हें नहीं पता कि उनके जो परिवार के ये लोग हैं वो कहाँ हैं, कब तक लौटेंगे। उनका जो बच्चा है 3 साल का, वो परेशान है, माता पिता को याद करता है और उसे बहलाने फुसलाने के जो बहाने तक हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। फौजिया ये भी कहती हैं कि ये ट्रिप एक तरह से उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अगर आपको बताएं तो देश में अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखें तो 35 देशों के 3500 से ज़्यादा विदेशी नागरिक जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसमें से कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, समय समय पर उनको उनकी दवाइयों की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन तमिलनाडु में ये जो 129 विदेशी नागरिक हैं, इनके हालात बेहद ख़राब हैं। इसमें से 12 महिलाएं हैं जिनके बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं। तमिलनाडु सरकार ने अप्रैल में राज्य में 15 FIR दर्ज की और मल्टीपल जॉइंट इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन शुरू किए, विदेशी नागरिकों को जेल में डालना शुरू किया। इसमें से ज़्यादातर लोगों को अलग अलग मस्जिदों और निजी रिहायशी सेंटर से उठाया गया, जहां पर इन्होंने खुद को क्वारंटीन किया हुआ था। सरकार के बंदोबस्त किए गए जो विशेष विमान में सवार होने के कुछ मिनटों पहले ही मलेशिया के 10 नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया। तब से जेल में बंद ये जो विदेशी नागरिक हैं, इन्होंने हर कानूनी विकल्प निकालने की कोशिश की है जिससे वो बाहर आ सकें, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने दे रही है। इनकी गिरफ्तारी से लगभग 1 महीने बाद मद्रास हाईकोर्ट ने 6 मई को थाईलैंड के 6 नागरिकों को जमानत दी थी। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने उनकी रिहाई का इंतजाम करने के बजाय एक सरकारी आदेश जारी करके इन्हें हिरासत में ही रख लिया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा 8 मई को जारी किया गया ये जो आदेश है वो कहता है कि विदेशी नियम 1946 की धारा 3(2) के तहत जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल ने यह आदेश दिया है कि इन विदेशी नागरिकों को चेन्नई के पुझल में ये जो विशेष शिविर है उसमें रहना होगा। ये अब उसमें रहेंगे।
तो राज्य सरकार ने इन्हें अस्थायी कैंप के तौर पे कैटेगराइज किया है, ना कि डिटेंशन सेंटर के तौर पर, लेकिन जो वकील हैं और कार्यकर्ता हैं इसे भ्रामक बता रहे हैं। फिलहाल इस आदेश के साथ ही तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने महामारी के दौरान विदेशी अधिनियम के तहत डिटेंशन सेंटर बनाया है। यहाँ तक कि वो राज्य जहाँ पहले से ही डिटेंशन सेंटर हैं उन्होंने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया, जबकि तमिलनाडु सरकार ने बोरिस्टल स्कूल को डिटेंशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला किया है। पिछले साल के आखिर में जब कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित कई राज्य सरकारों ने भारत में प्रवेश कर रहे जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला किया था, उस समय भी तमिलनाडु सरकार की तरफ से इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया था। तमिलनाडु में पहले से ही डिटेंशन सेंटर की तर्ज पर त्रिची में इंटरमीडिएट एक कैंप बन चुका था, जहां ज़्यादातर श्रीलंकाई जो नागरिक हैं उन्हें हिरासत में रखा गया है। वकीलों का कहना है कि इस तरह का आदेश जो है वो हिरासत में रखे गए जो विदेशी नागरिक हैं उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए मदुरई और चेन्नई की अदालतों में जो प्रयास चल रहे हैं लंबे समय से, उनके लिए भी एक झटका है। इस बारे में हमने तमिलनाडु में एक विदेशी नागरिक की रिहाई के लिए काम कर रहे वकील KM आसिम शहजाद से बातचीत की है। आपको बताएंगे एक और परिवार की कहानी, क्या क्या आरोप हैं इन विदेशी नागरिकों पर, इसका कानूनी पक्ष क्या है, ये सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले सुनिए आसिम शहजाद से ये बातचीत। तो पहला सवाल जो इस पूरे मामले में उठता है वो ये है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विदेशी नागरिकों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। The government of Tamil Nadu alleges that the foreign nationals have committed offences under sections 188, 269, 270 and 271 of the Indian Penal Code. All of the offences are bailable in nature. So the state government adds provisions of section 13 and 14 of the Foreigners Act to somehow make the alleged offence a non-bailable one. The foreign nationals are arrested in the first week of April 2020 and incarcerated in Central Prison, Pujal in Chennai. Bail petitions on their behalf are moved in the last week of April 2020 before the Madras High Court. The state government shifts the foreign nationals, for reasons best known to them, from Central Prison, Pujal to Saidapet Sub-Jail. Bail hearing takes place on the 6th of May 2020 before the Madras High Court. The government of Tamil Nadu is represented by the state public prosecutor who opposes the bail plea. However, the Honorable Madras High Court, after going through the allegations contained in the FIR, feels that the foreign nationals ought to be enlarged on bail, and bail is granted to the foreign nationals on 6th of May 2020. Instead of setting them free, the government of Tamil Nadu surreptitiously moves the foreign nationals from Saidapet Sub-Jail back to Central Prison Complex. On 8th of May 2020, the state of Tamil Nadu passes a GO in order to justify the continued detention of the foreign nationals. However, the GO does not provide any reason whatsoever for the continued detention of the foreign nationals. There is no compelling necessity whatsoever to confine the foreign nationals by placing reliance on the GO. And as such, the GO itself does not stand the scrutiny of law. So to answer your question, the government of Tamil Nadu has not assigned any reason whatsoever for the continued detention of the foreign nationals despite order of bail granted by the Madras High Court. Clearly, the government is acting contrary to the orders passed by the Madras High Court. दूसरा सवाल कि आज की तारीख में इस मामले में ये जो केस है इस पे क्या अपडेट है? There is no basis for detaining the foreign nationals after the Madras High Court has granted bail to them. Therefore, their continued incarceration is contrary to law. Hence, we moved a writ of habeas corpus. The matter was first listed on the 11th of June. The government of Tamil Nadu took time for filing their counter. The matter was adjourned to 16th of June. On 16th of June, once again the state government took time and the matter was adjourned. Since then, the matter has come up on 3 occasions. On each occasion, the government has taken time under some pretext or the other. We have brought the dilatory tactics adopted by the government of Tamil Nadu to the notice of the Honorable Madras High Court. As you are aware, Article 21, which deals with life and liberty, is available even to foreigners. Since the liberty of the foreigners has been affected by the acts of the state of Tamil Nadu, we hope that the court takes a serious view of the matter and proceeds with the same in the interest of justice.
After all, the court plays the role of a sentinel on the qui vive. अगला सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि करीब 3,500 जो लोग हैं वो भारत में फंसे हैं, बाकी राज्यों ने इस तरह के मामलों में आखिर क्या कदम उठाए हैं? I have been informed by lawyers representing foreign nationals charged of similar offences in other states that in some states they have not even been arrested, and in states where they have been arrested, once the court has granted them bail, they have been released on the conditions as per the bail order. They do not continue to languish in camps set up as similar to the one by the government of Tamil Nadu. तो आपने सुनी आसिम शहजाद से ये बातचीत। आपको बता दें, बोरिस्टल स्कूल का दौरा कर चुके जो वकील हैं उन्होंने द वायर को बताया कि सेंटर के अंदर की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, रहने लायक नहीं है। एक वकील ने बताया, जब भी हम वहाँ जाते हैं तो जो विदेशी नागरिक हैं अपने देश वापसी के बारे में उनसे पूछते हैं। कई लोग जो हैं वो भारतीय खाने से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं, आमतौर पर भूखे रह जाते हैं और महीनों से अपने परिवार से कोई बातचीत नहीं की है। पूर्व विधायक और मणिथन्या मक्कल काची पार्टी के नेता MH जवाहिरुल्लाह हिरासत में रह रहे इन लोगों की मदद कर रहे हैं, लीगल टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और साथ ही में अधिकतर परिवारों के लिए संपर्क का एकमात्र जरिया है, जिन्होंने राजनयिक हस्तक्षेप के बाद भी जो अपने परिजनों से संपर्क बनाने में असफल रहे हैं। सुनिए इस पूरे मामले में इनका क्या कहना है। We have been moving the bail petitions. We were successful in getting the bail petitions, but Tamil Nadu government is very much adamant in not only obeying the orders of the court, but it also flouted all the guidelines given in the model of the manual for detention center and special camp. The guidelines say that the special camp should not be within the prison complex, whereas in the Pulal prison there is a juvenile prison, and the Tamil Nadu government has renamed it as a special camp. The modern guideline says that there should be proper ventilation, proper lighting, proper sanitation facility, proper drinking water facility, and there should be a separate kitchen for them. Whereas in the special camp or detention center, the only one of that kind set up exclusively for foreign Tablighi people by the Tamil Nadu government, it is a cramped place. The so-called special camp can hold only 40 persons, whereas 98 people, including 8 ladies, are crammed there. And for the other 31 persons, they are lodged in the Pulal prison, wherein there are inmates who are infected by corona, including the jailers. So Tamil Nadu government has betrayed the constitution, has violated the human rights, has trampled with the laws of the country. We demand that all the 129 foreigners from friendly nations like France, like Indonesia, like Myanmar, like Bangladesh, Malaysia, Ethiopia, Thailand, etc., they should be immediately released from the prison. They should be placed in a hygienic place which is accommodative, which is a good place for human beings to live, and they should be deported to their home countries at the earliest, as directed by Justice G.R. Swaminathan while delivering a judgment regarding 31 foreign Tablighis. आपको बता दें, इनमें से कई परिवारों ने द वायर से बातचीत में बताया है कि अप्रैल से ही चेन्नई डिटेंशन सेंटर में बंद अपने संबंधियों से इनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई खोज खबर नहीं है। साथ ही में एक परिवार की कहानी अब हम आपको बताते हैं। हुसैन बिन हसन अपने जो 26 साल के बेटे हैं मोहम्मद अमीरुल हाफिज़, उसके बारे में जानने के लिए जो मलेशिया के दूतावास में या भारत में जो भी उनके जानने पहचानने वाले हैं उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। मलेशिया में रहने वाले हसन ने कहा कि दादा के समय से ही हम भारत का दौरा कर रहे हैं, तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने हमेशा ही हमारा बहुत स्वागत किया है, लेकिन हमें नहीं पता कि अचानक इतनी चीज़ें कैसे बिगड़ गईं और क्या इस तरह के हालात हो जाएंगे।
मार्च में जब कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ने लगे तो निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात के कुछ सदस्य जो हैं वो उस दौरान कोरोना से संक्रमित पाए गए। उस समय चाहे नेता हों या कुछ मीडिया चैनल्स हों या सोशल मीडिया हो, उस समय कई लोगों ने बढ़ चढ़कर इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देना और सांप्रदायिक भावनाएं जो हैं वो भड़काने का काम किया है। अब इसके बाद निज़ामुद्दीन मरकज़ में आयोजित कार्यक्रम में ये जो हिस्सा लेने वाले भारतीय और विदेशी मुसलमानों पर अधिकतर राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। अब आखिर इन लोगों में जो ये नागरिक हैं, विदेशी नागरिक, इन पे क्या क्या आरोप हैं, अगर इस पे हम चर्चा करें तो आपको बता दें इन पर आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम के तहत अलग अलग धाराओं से मामले दर्ज किए गए हैं। विदेशी नागरिकों पर कथित तौर पर वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने के लिए विदेशी अधिनियम के साथ साथ जो समान धाराएं हैं उसके तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। अभियोजन पक्ष जो है उसने वीज़ा नियमों के क्लॉज 15 का हवाला दिया है, जो विदेशी नागरिकों को तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकता है। लेकिन इस क्लॉज में जो धार्मिक स्थल पर जाने या धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही में भारतीय वीज़ा के लिए जो तैयार किए गए सामान्य नीति जो दिशा निर्देश हैं उनके अलावा तबलीगी शब्द को ना ही कहीं परिभाषित किया गया है, ना ही किसी अन्य सरकारी दस्तावेजों में ये दर्ज है। वकील शहजाद कहते हैं कि सरकार ने इस शब्द का अर्थ जो स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया है। वहीं वकीलों ने धर्म के प्रचार का जोरदार खंडन भी किया है। शहजाद का ये भी कहना है कि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं, विदेशी हैं, ये अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं। तो ऐसे में बिना स्थानीय लोगों से संवाद किए, बिना उनसे बातचीत किए कोई धर्म प्रचार कैसे कर सकता है। ठीक इसी तरह वीज़ा नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर के आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन करने जैसे ये आरोप लगा करके विदेशी नागरिकों को अन्य राज्यों में भी हिरासत में रखा गया है। हालांकि 6 ऐसे अलग अलग उदाहरण हैं जहां जिला अदालतें जो हैं वो पहले ही राज्य के दावों को पलट चुकी हैं। जैसे कि कुछ मामलों में जो गिरफ्तार किए गए लोग थे उन पे एक स्थान पर इकट्ठा होने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करना, सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करने के आरोप में ये दोषी ठहराए गए थे, लेकिन अदालतों ने उन आरोपों को गंभीर नहीं मानते हुए उन्हें बरी करने का फैसला किया। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले जो महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगभग 100 विदेशी नागरिकों को अब तक रिहा किया जा चुका है। अदालत के आदेश के बावजूद कई विदेशी दूतावासों ने ये पुष्टि की है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया लुकआउट नोटिस था वो वापस नहीं लिया गया है और जिससे इन लोगों की जो वापसी है वो लगभग असंभव है। अब भारत में फंसे और प्रशासन द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने वाले और 10 सालों के लिए भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध का सामना कर रहे जो विदेशी नागरिक हैं, उनकी याचिका पर 29 जून को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजय खन्ना की ये जो बेंच है उसने कहा था कि अगर इन विदेशी नागरिक जो हैं, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, उनका वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं तो ये अभी तक भारत में क्यों हैं। और पीठ ने ये भी कहा था कि आप उन्हें निर्वासित करें। साथ में पीठ ने ये भी कहा था कि ये भी पीठ को बताया जाए कि इनका वीज़ा रद्द करने या इन्हें ब्लैकलिस्ट करने की जो ये सूचना है ये सामान्य दिशा निर्देश जारी करके दी गई है या इनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से ये जानकारी दी गई है। तो ये सवाल भी किया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या ये जो हिरासत है वो गैर कानूनी है। आपको बता दें इन सभी 129 विदेशी नागरिकों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। विदेशी अधिनियम के तहत अगर देखा जाए तो राज्यों के पास जो आरोपी विदेशी नागरिक हैं उनको बरी करने या उन्हें उनके देश निर्वासित करने तक उन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। मद्रास हाईकोर्ट की ये जो मदुरई पीठ है उसके जस्टिस GR स्वामीनाथन ने 12 जून को मानवीय दृष्टिकोण से अपनाते हुए उन्होंने ये कहा था कि हिरासत में रखे हुए ये जो विदेशी नागरिक हैं वो पहले से ही बहुत कष्ट सह चुके हैं। जज ने ये भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ है, वो इन आवेदकों पर भी लागू होता है, भले ही ये विदेशी नागरिक क्यों ना हो।
अदालत ने अपने आदेश में राज्य को ये भी निर्देश दिया था कि वो ये जो बोरिस्टल स्कूल में हिरासत में रखे गए विदेशी नागरिक हैं उन्हें ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र करे जो जेल संरचना के भीतर ना हो, उसके बाहर हो। अदालत जो है ये मॉडल डिटेंशन सेंटर या जो कैंप है उसके मैनुअल का उल्लेख कर रही थी, जिसके बारे में गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी 2019 को राज्यों को सूचित किया था। अब इस बीच चेन्नई के जामिया कसीमिया अरबी कॉलेज ने हिरासत में रखे गए जो विदेशी नागरिक हैं उनको आवास मुहैया कराने की पेशकश की, लेकिन राज्य सरकार ने इस पेशकश को एक तरह से अनदेखा कर दिया है। अब बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो अपनी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है उस पर कोर्ट के हस्तक्षेप का, इंटरफेरेंस का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो वकील हैं वो सरकारी आदेश को भी चुनौती दिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। लंबे कानूनी जो पूरे प्रोसीजर्स हैं उनके बीच इन विदेशी नागरिकों के परिवार इनके वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे बातचीत करने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि उनके परिजन आखिर किस हालत में हैं। हसन की भी एक यहाँ पे उन्होंने जो बात कही वो आपको आखिर में बताना चाहूँगी। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि हमने हमेशा भारत से प्यार किया है, आपके देश को इसकी खूबसूरती और उसकी मेहमान नवाजी के लिए याद रखने दीजिए। हमारे बच्चों के साथ किए जा रहा है ये जो अमानवीय व्यवहार है उसे बंद कीजिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।